हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका यूपीएससी विद डीएस में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं विजन आईएएस का पीटी 365। ये इकोनॉमी का है, जिसमें अभी तक हमने 6 मेजर टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। ये हमारा 7 टॉपिक है एग्रीकल्चर, कृषि। कृषि से संबंधित क्या क्या पॉइंट रहे हैं ये देखते हैं। पहला टॉपिक कृषि संबंधी आदान एवं इनपुट्स, एग्रीकल्चर इनपुट्स के बारे में देखते हैं। पहला आता है न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। सुर्खियों में क्यों? आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 2023-24 के लिए रबी फसलों हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को अपनी मंजूरी दे दी है। एमएसपी के बारे में, एमएसपी एक मूल्य समर्थन तंत्र है। यह किसानों को उनके उत्पादों के लिए गारंटीकृत मूल्य और निश्चित बाजार उपलब्ध कराने के लिए एक सुरक्षा जाल के रूप में कार्य करता है। एमएसपी प्रणाली को गेहूं के लिए 1966-67 में आरंभ किया गया था। बाद में इसमें अन्य आवश्यक खाद्य फसलों को शामिल करते हुए इसका विस्तार किया गया। इन खाद्यान्नों को बाद में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सब्सिडीकृत दरों पर गरीबों को बेचा जाने लगा। एमएसपी आधारित खरीद प्रणाली का उद्देश्य किसानों को कई अवांछित कारकों जैसे मानसून, जानकारी के अभाव आदि के कारण फसलों की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव से बचाना है। अब देखते हैं एमएसपी के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें शामिल हैं। 7 प्रकार के अनाज, 5 प्रकार की दालें, 7 प्रकार के तिलहन और 4 प्रकार की वाणिज्यिक फसलें इसके अंतर्गत आती हैं। 7 प्रकार के अनाज में कौन कौन है? धान, गेहूं, मक्का, बाजरा, ज्वार, रागी, जौ। 5 प्रकार की दालें, चना, अरहर, उड़द, मूंग, मसूर। 7 प्रकार के तिलहन, रेपसीड, सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, कुसुम, नाइजर सीड या राम तिल। और 4 प्रकार की वाणिज्यिक फसलें में कपास, गन्ना, खोपरा, कच्चा जूट आता है। एमएसपी कैसे निर्धारित किया जाता है? जब कोई किसान फसल उगाता है तो उसे कुल उत्पादन लागत उठानी पड़ती है। इनमें कुछ लागतें स्पष्ट, अप्रत्यक्ष और आवेतनिक होती हैं। सीएसीपी द्वारा निम्नलिखित लागतों के आधार पर एमएसपी को निर्धारित किया जाता है। पहला, इसके तहत किसानों द्वारा बीज, उर्वरक, रसायनों, श्रम, ईंधन, सिंचाई आदि पर किए गए सभी नगद और अन्य व्यय को शामिल किया जाता है। और दूसरा, A2+FL, यह सरकारों को उत्पादन लागत मानती है। इसके अंतर्गत वास्तविक लागत और आवेतनिक पारिवारिक श्रम का एक निर्धारित मूल्य शामिल किया जाता है। C2 या थर्ड इसका है। इसमें A2+FL में किसान की स्वामित्व वाली भूमि और अचल संपत्ति के किराए तथा ब्याज को शामिल किया जाता है। अब आता है एमएसपी को कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर वर्ष में 2 बार तय किया जाता है। इसके बाद सीसीईए द्वारा इसे स्वीकृति दी जाती है। सीएसीपी भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय होता है। सीएसीपी किसानों द्वारा किए गए खर्चों के आधार पर एमएसपी को निर्धारित करती है। देख लेते हैं इसको। एमएसपी का निर्धारण करने के लिए सीएसीपी द्वारा किए विचार करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ये देखते हैं। पहला कारक, जिसकी मांग एवं आपूर्ति की स्थितियाँ, घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय मूल्य की स्थिति। तीसरा, अंतर फसल मूल्य क्षमता। चौथा, कृषिगत और गैर कृषिगत क्षेत्रकों के बीच व्यापार की शर्तें। पांचवा, उपभोक्ताओं पर उत्पाद एमएसपी संबंधी प्रभाव और उत्पादन लागत। इसके टोटल 6 कारक हैं। सीएसीपी किसानों द्वारा खर्चों के आधार पर एमएसपी निर्धारित करता है, जिसके 6 आधार हैं। इसमें के अंतर्गत अंतिम एमएसपी के निर्धारण के लिए किए गए व्यय और पारिवारिक श्रम की लागतों को शामिल किया जाता है। इसमें एक अलग लागत विधि पर विचार करने की मांग की जा रही है। और राष्ट्रीय किसान आयोग, जो स्वामीनाथन समिति के ने जिसकी सिफारिश की थी कि एमएसपी को भारत औसत उत्पादन लागत में कम से कम 50% निर्धारित किया जाना चाहिए। सुर्खियों में क्या संबंध? सुर्खियों में मूल्य स्थिरीकरण कोर्स, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड। प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड में को 2014-15 में कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग के तहत स्थापित किया गया था। इस कोष का महत्व, इसके तहत रणनीतिक बफर बनाए रखने का प्रावधान किया गया। इससे आवश्यकता पड़ने पर बाजार में दाल, प्याज और आलू जैसी कमोडिटी की आपूर्ति की जा सकेगी। इसमें कीमत में उतार चढ़ाव में कमी आएगी। इसमें जमाखोरी और सौदेबाजी से संबंधित गतिविधियों में भी कमी आएगी। किसानों, किसान संघों से खेती, मंडी पर भी प्रत्यक्ष खरीद को बढ़ावा देता है। अब आता है नैनो यूरिया। नैनो यूरिया सुर्खियों में क्यों? कलोल स्थित इफ्को के नैनो जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र ने नैनो यूरिया विकसित किया है। नैनो यूरिया की विशेषता है, नैनो यूरिया एक पेटेंट प्राप्त रासायनिक नाइट्रोजन उर्वरक होता है। इसमें 20 से 50 नैनोमीटर के नैनो नाइट्रोजन कण होते हैं। नैनो यूरिया की पोषक तत्व उपयोग क्षमता 80% से अधिक होती है।
इसके विपरीत पारंपरिक दानेदार यूरिया की यह क्षमता केवल 30 से 50% ही होती है। नैनो यूरिया की पोषक तत्व उपयोग क्षमता अधिक इसलिए है क्योंकि नैनो यूरिया में सतह द्रव्यमान अनुपात अधिक होता है। यह विशेषता पौधों को पोषक तत्वों को नियंत्रित उपलब्धता में मदद करती है। यह फसल उत्पादकता को 8% बढ़ाती है। पारंपरिक यूरिया से नाइट्रोजन निम्नलिखित कारणों से व्यर्थ होता है। पहला निच्छालन और दूसरा बाष्पीकरण। निच्छालन में यह मिट्टी और जल निकाय दूषित हो जाते हैं और बाष्पीकरण से वायुमंडल में नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन के कारण वायुमंडल और वैश्विक ताप वृद्धि को बढ़ावा मिलता है। नैनो यूरिया पारंपरिक यूरिया के उत्पादन में वृद्धि के साथ 2025 तक यूरिया आयात को खत्म करने में भारत मदद कर सकता है। अब इसके लाभ क्या क्या है इफ्को नैनो यूरिया से? खेतों को आसान और संधारणीय बनाने की ओर कदम इसके लिए उठाए जा रहे हैं। अधिक फसल उपज होगी, किसानों की आय में वृद्धि होगी, बेहतर खाद्य गुणवत्ता होगी और रासायनिक उर्वरक के उपयोग में कमी आएगी। पर्यावरण अनुकूलन होगा ये और परिवहन और भंडारण में आसानी से उपलब्ध होगा। अब आता है संबंधित सुर्खियों में। सरकार का लक्ष्य 2023 में नैनो डीएपी और एसएसपी यूरिया मिश्रण को लॉन्च करना है। नैनो डायमोनियम फास्फेट या नैनो डीएपी और सिंगल सुपर फास्फेट या एसएसपी तथा यूरिया का मिश्रण इस क्षेत्र की आयात निर्भरता को कम करने में मदद करता है। डाई अमोनियम फास्फेट को लोकप्रिय रूप से डीएपी के रूप में जाना जाता है। यह भारत में काफ़ी प्रचलित उर्वरक है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों होते हैं जो प्राथमिक मैक्रो पोषक तत्व है। भारत इसकी अधिकांश मात्रा का आयात करता है। डीएपी के बाद एसएसपी सबसे प्रचलित फास्फेट उर्वरक है क्योंकि इसमें कई सूक्ष्म पोषक तत्वों के साथ पादपों के लिए 3 पोषक तत्व जैसे फास्फोरस, सल्फर और कैल्शियम शामिल होते हैं। यह भारत में उपलब्ध है। अब आता है फसली कृषि। फसली कृषि में आता है अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में घोषित किया है। इसका उद्देश्य दुनिया भर में मोटे अनाज के स्वास्थ्य लाभों के बारे में जागरूकता फैलाना है। इसके बारे में हमने एनवायरनमेंट के PT 365 में भी पढ़ा हुआ है। मोटे अनाज से संबंधित मोटे अनाज और उनके महत्व के बारे में देखते हैं। मोटे अनाजों को प्रोटीन, विटामिन ए, आयरन और आयोडीन, एंटीऑक्सीडेंट जैसे पोषक तत्वों की प्रचुरता के कारण पोषक अनाज या सुपर फूड के रूप में जाना जाता है। ये छोटे दाने वाले अनाजों के एक विविध प्रकार का सदस्य होता है। भारत में 2018 को मोटे अनाज के राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया गया और संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2023 को मोटे अनाज के रूप में घोषित प्रस्ताव दिया गया। इन्हें मुख्यतः समशीतोष्ण, उष्णकटिबंधीय और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, शुष्क क्षेत्रों में कम उत्पादक भूमि पर उपजाया जाता है। मनुष्यों द्वारा इनका उपयोग अनाज वाली फसलों, खाद्यान्न और चारे के रूप में किया जाता है। भारत में उगाए जाने वाले मोटे अनाज प्रमुख हैं, जिसमें पहला आता है बाजरा, ज्वार या सूरगम, फिंगर मिलेट या महुआ या रागी। इसमें बाजरे का उत्पादन सर्वाधिक होता है। किस जगह पे कौन सा मोटा अनाज पाया जाता है, इसको लोकेशन वाइज दिखाया गया है। देखिए, जैसे पर्ल मिलेट या बाजरा ये ऊपर दिखाया गया है लद्दाख क्षेत्र में। ये सभी जितने स्टेट हैं इंडिया में स्टेट के हिसाब से इसको दिखाया गया है। प्रमुख उत्पादक राज्य में है राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा। भारत में कितना उत्पादन होता है? एशिया के उत्पादन का 80% और वैश्विक उत्पादन का 20% भारत में उत्पादित होता है। भारत वैश्विक मोटे अनाज के व्यापार में 5वें स्थान पर है, लेकिन यह घरेलू उत्पादन का 1% से भी कम है। ये कुपोषण और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करने में लाभकारी होता है। इसकी अन्य विशेषताओं में सूखा प्रतिरोधी होता है, छोटा वर्धन काल होता है, कार्बन कैप्चर करने और जलवायु अनुकूलन में सहायता करने की सहायता होती है और आदिवासियों की कृषि पद्धति के साथ पारंपरिक जुड़ाव जैसे कर्नाटक रागी, हब्बा, महोत्सव इसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मोटे अनाज के लिए भारत में आरंभ की गई पहले नीति आयोग और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इंडिया ने एशिया और अफ्रीका में मोटे अनाज को मुख्य धारा में लाने के लिए मैपिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गुड प्रैक्टिस का पहल शुरू की है। मोटे अनाज को पोषक अनाज के रूप में अधिसूचित किया गया है और इसे पोषण अभियान के तहत शामिल किया गया है। एपीडा एक संवैधानिक संस्था है। इसे कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण 1985 के तहत स्थापित किया गया था। यह वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है।
एपीडा की मुख्य भूमिका में यह कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु बुनियादी ढांचे और गुणवत्ता में सुधार कर रहा है। एपीडा ने वित्त वर्ष 2026 तक 2000 करोड़ रुपए मूल्य के मोटे अनाज के निर्यात की योजना बनाई है। इसे कम से कम 100 देशों को मूल्यवर्धित और प्रसंस्कृत जैविक मोटे अनाज के उत्पादों पर निर्यात करके हासिल किया जाएगा। अब आते हैं चावल या धान की खेती। ये सुर्खियों में क्यों? उत्तर भारत में अग्रणी चावल उत्पादक क्षेत्रों जैसे यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में मानसून वर्षा में कमी होने से 15 जुलाई 2022 तक धान की उपज पिछले वर्ष की तुलना में 17.4% कम हुई है। भारत में धान की खेती। जलवायु परिस्थितियाँ। धान एक खरीफ की फसल होती है। इसमें खेती के लिए उच्च तापमान, फसल के पूरे जीवन काल का 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक, उच्च आर्द्रता, लंबे समय तक धूप और सिंचाई या वर्षा जल 100 सेंटीमीटर से ऊपर की सुनिश्चित आपूर्ति की आवश्यकता होती है। जलोढ़ मृदा में इसकी सबसे अच्छी वृद्धि होती है और यह मृदा खेतों में पानी को रोके रखने में सहायक होती है। भारत में उत्पादन। चीन के बाद भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। भारत दुनिया में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक भी है और इस प्रकार उत्पादन में थोड़ी बहुत कमी होने के बाद भी भारत चावल का आयात शायद ही करता है। धान की खेती की अन्य पद्धतियाँ जैसे प्रतिरोपण, ड्रिलिंग पद्धति, डायरेक्ट सीडेड पद्धति, श्री पद्धति या सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन इसके अंतर्गत पद्धतियाँ आती हैं। श्री पद्धति वस्तुतः धान के खेतों, मृदा, जल, पोषक तत्वों के प्रबंधन में बदलाव लाकर विशेष रूप से अधिक जड़ वृद्धि को प्राप्त करके सिंचित चावल की उत्पादकता बढ़ाने की एक पद्धति है। चावल की किस्में कौन कौन सी हैं? बासमती चावल। बासमती चावल भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने बासमती चावल की नई किस्में विकसित की हैं। एक किस्में धान के 2 सामान्य रोगों, एक जीवाणु, एक कवक संबंधी तथा शाकनाशियों के विरुद्ध प्रतिरोधी है। 35% तक जल संरक्षित कर सकती है क्योंकि धान की फसल की वृद्धि के लिए चावल की प्रत्यक्ष बीज रोपण विधि का उपयोग किया जाता है। ऐसे राज्य जिन्हें बासमती के लिए भौगोलिक संकेतक दर्जा प्राप्त है जैसे जम्मू कश्मीर चुनिंदा जिले हैं, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग और उत्तराखंड है। अब आता है चीन ने 12मासी चावल की किस्म का विकास किया है। चीन ने PR23 नामक चावल की किस्म विकसित की है। इसे हर साल रोपने की जरूरत नहीं है। मजबूत जड़ों वाले इसके पौधे प्रत्येक कटाई के बाद स्वतः तेजी से उग जाती है। किस्म 4 वर्षों में लगातार 8 उपज दे सकती है। इसके संबंधित चिंताएं क्या है? नियमित तौर पर उगाए जाने वाली चावल की किस्मों की तुलना में 12मासी किस्म की खेती के लिए एक से अधिक बार शाकनाशी उपाय करने की जरूरत पड़ती है। जब 12मासी किस्म किसी वजह से उपज नहीं दे पाती है तो इसे फिर से बोने के लिए अधिक प्रयास करने पड़ते हैं। अब आता है काला नमक चावल। काला नमक चावल भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने काला नमक चावल की 2 बौनी किस्मों को सफलतापूर्वक विकसित किया है। इसका नाम है पूषा नरेंद्र काला नमक 1638 और पूषा नरेंद्र काला नमक 1652। एक इसमें लॉजिंग की समस्या का समाधान करती हैं। लॉजिंग क्या होता है? लॉजिंग खेत में अत्यधिक जलभराव व तेज हवा के कारण तने के टूटने से फसल का झुक जाना या गिर जाना होता है। काला नमक चावल को बुद्ध चावल के रूप में भी जाना जाता है। काला नमक एक सुगंधित, एक असामान्य काले भूसी के साथ बेहतरीन और छोटे दाने वाले चावल में से एक है। यह आयरन और जिंक जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरपूर है। चावल की यह किस्म अल्जाइमर को रोकने में भी मदद कर सकती है। वर्ष 2013 में इसे भौगोलिक संकेतक का दर्जा दिया गया था। अब आता है DRR धान 60। भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने धान की नई किस्म विकसित की है। इसे सामान्य रूप से लगभग 30% तक कम फास्फोरस की आवश्यकता होती है। DRR धान 60 देशों में कम फास्फोरस आवश्यकता वाली चावल की पहली किस्म है। DRR धान 66, DRR धान 65 और WL 1487 चावल की अन्य किस्में हैं जो समान लाभ प्रदान करती हैं। फास्फोरस एक प्रमुख सूक्ष्म पोषक तत्व है। यह कोशिकाओं के भीतर ऊर्जा भंडारण और स्थानांतरण के लिए जिम्मेदार है। यह पौधों में जड़ के विकास में तेजी लाने में मदद करता है। साथ ही यह अधिक नाइट्रोजन ग्रहण की सुविधा भी प्रदान करता है। इसे अधिक प्रोटीन युक्त उपज प्राप्त होती है। भारत में गन्ने का उत्पादन सुर्खियों में क्यों? भारत में 2021-22 में दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश बन गया है। इसके बाद ब्राजील का स्थान है सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश। अन्य संबंधित तथ्य: भारत दुनिया में चीनी के दूसरे सबसे बड़े निर्यातक के रूप में उभरा है। इसे लगभग 40,000 करोड़ टन की विदेशी मुद्रा अर्जित की है। गन्ने की खेती के लिए जलवायु परिस्थितियाँ: इसकी खेती के लिए 21 डिग्री से 27 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच औसत तापमान के साथ गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है।
गन्ने की खेती के लिए 75 से 150 सेंटीमीटर की वर्षा अनुकूल मानी जाती है। इसे नमी बनाए रखने वाली मिट्टी की आवश्यकता होती है और गहरी प्रचुर दोमट मिट्टी और इसके वृद्धि के लिए आदर्श मानी जाती है। गन्ना उत्पादन में राज्य स्तरीय बदलाव 2011 से 2020 में क्या क्या किए गए हैं। पहला, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की हालिया रिपोर्ट के अनुसार उत्तर भारत के 6 गन्ना उत्पादक राज्यों ने वर्ष 2011 से 2020 के बीच में अपने गन्ना उत्पादन में 42% की वृद्धि की है। इसी अवधि के दौरान दक्षिण के 5 गन्ना उत्पादक राज्यों में उत्पादन मूल्य में 32.4% की गिरावट आई है। हालांकि इस अवधि में दक्षिण भारत के 5 राज्यों ने गन्ने के समग्र उत्पादन के मूल्य में गिरावट आई है। इसमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु और महाराष्ट्र आते हैं। इन राज्यों में महाराष्ट्र ने 5 साल के अंतराल के बाद भारत के शीर्ष चीनी उत्पादक में से अपना स्थान फिर से हासिल करते हुए उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ दिया है। और उत्तर प्रदेश में गिरावट के क्या कारण हैं? इसमें एथेनॉल उत्पादन के लिए गन्ने का अत्यधिक उपयोग हुआ और पूर्वी उत्तर प्रदेश के निचले इलाकों में अतिवृष्टि और जलाभराव की में फसल का नुकसान और अधिकांश क्षेत्र में गन्ने की एक ही किस्म के CO0238 की खेती की जाती है, जिसे यह रेड रॉट फंगल डिजीज से ग्रसित हो जाते हैं। अब दक्षिणी राज्यों में प्राथमिकता गन्ना उत्पादन को प्राथमिकता क्यों दी जाती है? पहला, दक्षिणी भारत में मिलें नहीं है और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करती है। दूसरा, चीनी संचय के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। तीसरा, भारत में उत्तरी भागों में की जड़ोल मिट्टी की तुलना में इस क्षेत्र की काली मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है। कई घंटों यहाँ पर धूप रहती है, स्वच्छ आकाश के साथ ठंडी रातें होती हों और इस क्षेत्र की अक्षांशीय स्थिति के कारण यहाँ गन्ना उत्पादन में प्राथमिकता दी जाती है। अब आता है कपास की खेती। कपास की खेती सुर्खियों में क्यों? केंद्र सरकार ने कुछ प्रकार की जीनोम संशोधित फसलों को आनुवांशिक रूप से संशोधित या जीएम फसलों पर लागू कठोर विनियमों से छूट दी है। इससे ऐसी फसलों पर आगे अनुसंधान एवं विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है। फसलों के आनुवांशिक संशोधन के बारे में, जीएम एक ऐसी तकनीक है जिसे किसी जीव के जीनोम में डीएनए का प्रवेश कराया जाता है। जीएम की श्रेणियों के अंतर्गत क्या आता है? यह प्रकृति के आधार पर इनको 3 श्रेणियों में डिवाइड किया जाता है। पहला, एसडीएन साइड डायरेक्टेड न्यूक्लियस फर्स्ट, साइड डायरेक्टेड न्यूक्लियस सेकेंड, साइड डायरेक्टेड न्यूक्लियस थर्ड आता है। इसका विनियमन कौन करता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति भारत में किसी भी जीएम सामग्री की मंजूरी के लिए विनियामक संस्था है। यह पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय होता है। बीटी कपास बीजी फर्स्ट, बीजी सेकेंड, यह देश में वाणिज्यिक खेती के लिए जीईएसी द्वारा अनुमति प्राप्त एकमात्र जीएम फसल है। हरियाणा सरकार ने BG2 RRF का फील्ड ट्रायल करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया है। यह बीटी कपास की एक सख्तनाशी, सहिष्णु और कीट प्रतिरोधी किस्म होती है। BG2 RRF अमेरिकी बोलवर्म जैसे विनाशक कीटों के हमले से सुरक्षा प्रदान करता है। अब देखते हैं कपास के बारे में, कपास की फसल के बारे में। यह एक खरीफ की फसल होती है जो दक्कन के पठार की काली कपासी मिट्टी में अच्छी तरह से उत्पादित होती है। यह मिट्टी की जल धारण क्षमता अधिक होती है तथा जलवायु संबंधित स्थितियों वार्षिक तापमान आवश्यकता 20 से 28 डिग्री सेल्सियस होती है। वर्षा 55 से 110 सेंटीमीटर होती है और न्यूनतम 180 पाला रहित दिवस होता है। कपास उत्पादक राज्य जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश आते हैं। भारत में कपास की सभी 4 प्रजातियां उगाई जाती हैं। 4 प्रजातियों में गॉसिपियम आर्बोरियम एशियाई कपास, हार्वेशम एशियाई कपास, जी बारबेंटम मिस्र का कपास और जी हिर्स्टोम अमेरिकी उच्च भूमि कपास आते हैं। अब देखते हैं जीएम फसलों के विनिमय में हाल ही में दी गई छूट। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने SDN फर्स्ट, SDN 2 के जीनोम संपादित पौधों को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 से छूट दी है। यह छूट खतरनाक सूक्ष्मजीवों और आनुवांशिक रूप से इंजीनियर्ड जीवों या कोशिकाओं के निर्माण और उपयोग या आयात, निर्यात तथा भंडारण नियम 1989 के मामले में दी गई है। SDN फर्स्ट और SDN 2 में बाह्य या विदेशी आनुवांशिक सामग्री शामिल नहीं होती है। साथ ही अंतिम उत्पादक पारंपरिक नस्ल वाली फसल किस्मों में अलग नहीं होती है। दूसरी ओर SDN 3 प्रक्रिया में बाह्य उत्पत्ति के बड़े DNA तत्वों या पूर्ण लंबाई के जीनों का प्रवेश कराया जाता है, जो इसे GMO विकास में समान बनाता है। शब्दावली भूरा कपास, ब्राउन कॉटन, यह एक देसी कपास होता है जो कर्नाटक की स्थानीय किस्म है। यह अपने प्राकृतिक भूरे रंग के कारण लोकप्रिय है। संबंधित सुर्खियों में पिंक बॉलवर्म
हाल ही में पंजाब और हरियाणा में कपास फसल चक्र के आरंभिक चरण में पिंक बॉलवर्म संक्रमण की सूचना प्राप्त हुई थी। पिंक बॉलवर्म एक कीट है। इसे कपास की खेती के कपास के कीट के रूप में जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र का स्थानिक जीव है। वयस्क मादा पीवीडब्ल्यू कॉटन बॉल्स पर अंडे देती है। अंडों से निकले गए लार्वा बीजों को खाते हैं और कपास के रेशों को नुकसान पहुंचाते हैं। इससे उपज और गुणवत्ता कम हो जाती है। पीवीडब्ल्यू प्रथम पीढ़ी के ट्रांसजेनिक बीटी कपास व कीटनाशकों के प्रति प्रतिरोध प्रदर्शित करता है। जीएम सरसों DMH11। हाल ही में सरकार ने डीएम सरसों DMH11 के पर्यावरणीय रिलीज को मंजूरी दी थी। जीएम सरसों में DMH11 का विकास बॉर्नेज वारेस्टर प्रणाली के माध्यम से किया गया है। यह हाइब्रिड बीजों का एक उत्पादन प्रणाली है। इसका उपयोग 100 परागित फसलों में किया जाता है। इससे फसल की उपज और इसके अनुकूलन में वृद्धि होती है। इस प्रक्रिया को हाइब्रिड बिगर या हेटेरोसिस के रूप में जाना जाता है। इसमें बेसिलस एमाइलोक्सन नामक मृदा में पाए जाने वाले जीवाणुओं से अलग किए गए दो बाहरी जीन शामिल हैं। इसे दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स में विकसित किया है। इसे सरसों के पूर्वी यूरोपीय किस्म अर्ली हीरा 2 म्यूटेंट और भारतीय किस्म बडोड़ के मध्य क्रॉस ब्रीडिंग में विकसित किया गया है। धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 ने राष्ट्रीय चेक या बडोड़ की तुलना में लगभग 28% से अधिक, क्षेत्रीय चेक से 37% ज़्यादा उपज प्रदान की है। चेक्स किसी क्षेत्र में सरसों की किस्मों का सूचक होते हैं। आमतौर पर नई किस्मों की व्यावसायिक खेती की अनुमति देने से यह साबित करना है कि यह पुरानी किस्म में अधिक उपज देती है। यह किस्म खेती के लिए भोजन और चारे के लिए सुरक्षित है, जिसमें गैर ट्रांसजेनिक फसलों की मधुमक्खियों का समान आकर्षण देखा गया है। अब आता है जूट की खेती में बारे में। जूट की खेती। कृषि मंत्रालय के तीसरी अग्रिम अनुमानों के अनुसार भारत का जूट उत्पादन वर्ष 2021 से 2022 में घटकर 1.77 मिलियन टन रह गया है। वर्ष 2011-12 में 2.03 मिलियन टन का उत्पादन हुआ था। इसके अलावा पिछले कुछ वर्षों में जूट की खेती के तहत औसत क्षेत्र में गिरावट दर्ज की गई है। अन्य संबंधित तथ्य। भारत दुनिया में कच्चे जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है और इसके बाद बांग्लादेश, चीन का स्थान आता है। निर्यात के मामले में भारत का हिस्सा वैश्विक जूट निर्यात का सिर्फ 7% है, जबकि बांग्लादेश का हिस्सा लगभग 75% है। जूट और जूट उत्पादन के बारे में। जूट एक महत्वपूर्ण नकदी फसल है। इसे सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। यह एक लंबा, मुलायम, चमकदार प्राकृतिक रेशा होता है। इसका उपयोग वस्त्र क्षेत्र में कई तरह से किया जाता है। उत्पादन के क्षेत्र। जूट मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम, मेघालय और त्रिपुरा में उगाया जाता है। जलवायु परिस्थितियाँ। जूट की फसल को 24 डिग्री से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान के साथ आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। गंगा डेल्टा अपनी उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी और अनुकूल तापमान के कारण जूट की खेती के लिए उत्कृष्ट होते हैं। न्यूनतम आवश्यक वर्षा 1000 मिलीमीटर इसमें होती है। राष्ट्रीय जूट बोर्ड। राष्ट्रीय जूट बोर्ड की उत्पत्ति राष्ट्रीय जूट बोर्ड अधिनियम 2008 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय है। भारत को दुनिया में जूट उद्योगों के मामले में अग्रणी बनाना तथा उत्कृष्टता प्राप्त करना, जो भारतीय जूट को किफ़ायती कीमतों पर अच्छी गुणवत्ता वाले जूट के सामान का उत्पादन करने में सक्षम बनाएंगे। जूट उत्पादों के उत्पादों और प्रतिस्पर्धी मूल्य पर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच बनाने को सक्षम बनाना है। जूट आदि के लिए नए उपयोगों का पता लगाने के लिए विभिन्न अनुसंधान और विकास कार्यक्रम संचालित करना होता है। यह वस्त्र मंत्रालय के अधीन कार्य करता है तथा वस्त्र मंत्रालय के प्रभावी सचिव बोर्ड के पद इसके अध्यक्ष होते हैं। अब आता है जूट उद्योग के लिए उपाय। जूट के थैले बोरियों में अनिवार्य पैकेजिंग। वर्तमान में 100% खाद्यान्न, न्यूनतम 20% चीनी जूट की बोरियों में पैक करना अनिवार्य किया गया है। गोल्डन फाइबर क्रांति जूट से संबंधित है। जूट के उत्पादों की प्रामाणिकता के लिए जूट मार्क इंडिया लोगो जारी किया गया है और प्रत्येक जूट मार्क लेबल का एक विशिष्ट QR कोड होगा और इसे स्कैन करके ग्राहक विनिर्माता के बारे में जान सकते हैं। इससे घरेलू बाजार और भारत के निर्यात को मजबूती मिलेगी। प्रमाणित बीजों का उपयोग करने और वैज्ञानिक तकनीकी अपनाने के लिए जूट आई केयर की शुरुआत की गई है। जूट स्मार्ट। जूट की बोरी की खरीद के लिए स्मार्ट प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है। ये जूट से संबंधित पूरी जानकारी है और भारत दुनिया में कच्चे जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है और इसके बाद बांग्लादेश और चीन का स्थान आता है। अब ये जूट उत्पादक राज्यों में देखते हैं कौन से किस राज्य में सर्वाधिक है। इसमें सर्वाधिक वेस्ट बंगाल में है, फिर ये जो जिस तरीके से 7.64, बिहार में फिर 1.45, फिर उड़ीसा में 0.85, असम में 0.84 और आंध्र प्रदेश में 0.05 है। सर्वाधिक कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में।
अब आता है कॉफी संवर्धन विकास विधेयक 2022 का मसौदा। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कॉफी विधेयक 2022 का मसौदा प्रस्तुत किया है। पारित होने के बाद यह विधेयक 80 साल पुराने कॉफी अधिनियम 1942 की जगह लेगा। भारतीय कॉफी बोर्ड का मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसके अध्यक्ष सहित 33 सदस्य होते हैं। इसके उद्देश्य बोर्ड के कार्य उत्पादनकर्ता और गुणवत्ता में वृद्धि करना, भारतीय कॉफी के उच्च मूल्य प्रतिफल को प्राप्त करने के लिए निर्यात को बढ़ावा देना, घरेलू बाजार में विकास का समर्थन करना। हालांकि कॉफी बोर्ड अब एक सलाहकार भूमिका निभाता है और फिर भी निर्यातकों के लिए एक प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होता है। भारत में कॉफी परिचय और कॉफी के विकास के लिए आवश्यक स्थितियां हैं। भारत में कॉफी की खेती की शुरुआत 1600 ईस्वी के दौरान की गई थी, जब पवित्र संत बाबा बुदन ने यमन से कॉफी बीन्स लाकर उसे कर्नाटक की चंद्रगिरी पहाड़ियों में उगाया था। अंग्रेजों ने 18वीं शताब्दी के दौरान कॉफी के वाणिज्यिक बागान शुरू किए थे। भारत में 2 प्रकार के कॉफी का उत्पादन होता है, अरेबिका और रोबस्टा। अरेबिका का बाजार मूल्य उच्च होता है। इसके विपरीत रोबस्टा प्रमुख रूप से पैदा की जाने वाली कॉफी है, जिसका कुल उत्पादन में 72% भाग होता है। भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां कॉफी की पूरी खेती छाया में की जाती है और हाथ से चुनकर धूप में सुखाया जाता है। छायादार वृक्ष ढलान वाले इलाकों में मिट्टी के अपरदन को रोकते हैं और गहरी परतों से पोषक तत्वों को पुनर्चक्रित करके मिट्टी को उर्वर बनाते हैं। ये तापमान में होने वाली मौसमी उतार चढ़ाव से कॉफी की रक्षा करते हैं तथा विविध वनस्पतियों और जीवों को आश्रय प्रदान करते हैं। अब देखते हैं कॉफी अधिनियम 1942 के बारे में। कॉफी अधिनियम 1942 इसे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अधिनियमित किया गया था, जिसका उद्देश्य युद्ध में बुरी तरह से प्रभावित भारतीय कॉफी उद्योग को सहायता प्रदान करना था। इसी अधिनियम के माध्यम से कॉफी बोर्ड की स्थापना की गई थी। यह वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के अधीन एक प्रशासनिक नियंत्रण है। भारत में कॉफी प्रोफाइल के मुख्य तथ्य 2022 से 2023 में भारत का कॉफी उत्पादन अनुमानतः 15% बढ़ गया। कर्नाटक सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य है। इसके बाद केरल, तमिलनाडु का स्थान आता है। भारत में उत्पादित कॉफी का 65 से 70% निर्यात किया जाता है और इस प्रकार यह मुख्य रूप से निर्यातित मद होता है। कॉफी के अलग अलग प्रकारों के बीच अंतर और वितरण क्षेत्र होते हैं। मुख्य कारक अरेबिका कॉफी और रोबस्टा कॉफी में क्या अंतर है? अरेबिका कॉफी की मृदा गहरी, उपजाऊ, जैविक पदार्थों से समृद्ध, अच्छी तरह से सूखी हुई और थोड़ी अम्लीय होती है। और रोबस्टा कॉफी की गहरी, उपजाऊ, जैविक पदार्थों से समृद्ध, अच्छी तरह से सूखी हुई और थोड़ी अम्लीय होती है। ढलान हल्की सी मध्यम ढलान होती है और हल्की ढलान से लेकर पर्याप्त रूप से समतल क्षेत्र होता है रोबस्टा कॉफी के लिए। अरेबिका कॉफी के लिए ऊंचाई 1000 से 1500 मीटर तक की जरूरी होती है और रोबस्टा के लिए 500 से 1000 मीटर। तापमान अरेबिका के लिए 15 से 25 डिग्री सेल्सियस और रोबस्टा के लिए 20 से 30 डिग्री सेल्सियस। सापेक्षिक आर्द्रता 70 से 80% अरेबिका के लिए और 80 से 90% रोबस्टा के लिए होती है। वार्षिक वर्षा 1600 से 2500 मिलीमीटर अरेबिका के लिए और 1000 से 2000 मीटर रोबस्टा के लिए जरूरी होती है। भारत में भौगोलिक टैग वाली भारतीय कॉफ़ी की किस्में कर्नाटक में कुर्ग अरेबिका, बाबा बुदन गिरी अरेबिका, चिकमंगलूर अरेबिका और केरला में वायनाड रोबस्टा और आंध्र प्रदेश में अराकू वेली अरेबिका है। अब देखते हैं तंबाकू की खेती के बारे में। तंबाकू खेती पहली बार आंध्र प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ लिमिटेड ने संयुक्त राज्य को 1,120 टन तंबाकू का निर्यात किया है। यह कदम निम्न श्रेणी की किस्मों हेतु खरीदार खोजने के लिए संघर्ष कर रहे किसानों को राहत देने के लिए उठाया गया। तंबाकू बोर्ड की उत्पत्ति। इसका गठन 1 जनवरी 1976 को तंबाकू बोर्ड अधिनियम 1975 की धारा 4 के अंतर्गत तहत तंबाकू उत्पादक व्यापारियों और निर्यातकों को सुविधा प्रदान करने के लिए एक वैधानिक निकाय के रूप में किया गया था। इसका मुख्यालय गुंटूर आंध्र प्रदेश में है। इसका उद्देश्य तंबाकू उत्पादों और भारतीय तंबाकू उद्योग के समग्र विकास के लिए प्रयास करना है। इससे महत्वपूर्ण जानकारी इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत जारी किया जाता है, तहत कार्य करता है। बोर्ड का प्राथमिक कार्य तंबाकू और उसके समृद्ध उत्पादों की सभी किस्मों को निर्यात को बढ़ावा देना होता है और इसके कार्यों में फ्लूक्लोड वर्जीनिया तंबाकू का उत्पादन, वितरण और विनिमय भी शामिल होता है। भारत में तंबाकू की खेती। देश में लगभग 4.5 हेक्टेयर क्षेत्र में तंबाकू की खेती होती है। विश्व स्तर पर यह कुल तंबाकू उत्पादन का 9% होता है। भारत विश्व में चीन के बाद तंबाकू का दूसरा बड़ा उत्पादक देश है। भारत विश्व में ब्राजील के बाद दूसरा बड़ा तंबाकू निर्यातक देश भी है। चीन के बाद तंबाकू का दूसरा बड़ा उत्पादक और ब्राजील के बाद दूसरा बड़ा निर्यातक है।
तंबाकू खेती की जलवायु स्थितियाँ। तंबाकू खेती को मूल रूप से तंबाकू एक अर्ध उष्णकटिबंधीय फसल होती है। हालांकि इसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में भी सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। इसकी फसल वृद्धि के लिए 100 से 120 दिनों तक पाला रहे जलवायु और 80 डिग्री फ़ारेनहाइट के औसत तापमान की आवश्यकता होती है। अच्छी तरह से 88 से 125 मिलीमीटर प्रति माह वर्षा की जरूरत होती है। फसल वृद्धि के दौरान तंबाकू तेज हवा और तूफान सहन नहीं कर सकती है। इसकी खेती के लिए हल्की से मध्यम दोमट मिट्टी की जरूरत होती है और इस मिट्टी में ह्यूमरस की मात्रा कम तथा पोटास और फास्फोरस एसिड और आयरन अधिक मात्रा में होते हैं। तंबाकू उत्पादक राज्य जैसे गुजरात, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक आदि हैं। तंबाकू के प्रकार में एक तो होता है फ्लू फ्लोर्ड वर्जीनिया तंबाकू, सिगार और चेरुट में जो यूज होती है वो, हुक्का तंबाकू, बीड़ी तंबाकू, चबाने और सूंघने वाली तंबाकू। टोटल 5 प्रकार की तंबाकू होती हैं। रबड़ बोर्ड और भारत में रबड़ बागान। रबड़ बोर्ड एक वैधानिक निकाय होता है और रबड़ अधिनियम 1947 के तहत गठित किया गया है। इसने 75 वर्ष पूरे किए हैं। इसका बोर्ड या मुख्यालय कोट्टयम केरल में है। यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है कार्य करता है। बोर्ड का अध्यक्ष केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और वर्तमान में अध्यक्ष सहित इसमें 29 सदस्य हैं। प्राकृतिक रबड़ बोर्ड में विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके कार्य में रबड़ उद्योग का विकास करना, वैज्ञानिक, तकनीकी और आर्थिक अनुसंधान का संचालन करना, बागानों में कार्यरत श्रमिकों का कल्याण करना, रबड़ से संबंधित सभी मामलों पर सरकार को सलाह देना इत्यादि होता है। हाल ही में रबड़ के लिए इलेक्ट्रॉनिक बाजार MREW का अपडेटेड संस्करण पेश किया गया और यह जुलाई 2022 में व्यापार के लिए जारी हो गया था। भारत में रबड़ बागान। भारत में रबड़ बागान लैटेराइट या दोमट मिट्टी में उगाए जाने वाले रबड़ बागान के लिए 2000 से 4500 मिलीमीटर की वार्षिक वर्षा और उष्णकटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता होती है। न्यूनतम और अधिकतम तापमान 25 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए और सापेक्षिक आर्द्रता 80% होनी चाहिए। प्रमुख उत्पादक राज्य में सबसे बड़ा उत्पादक केरल है और तमिलनाडु में 81% उत्पादन होता है। अन्य उत्पादक राज्य में जैसे त्रिपुरा, असम, मेघालय, उड़ीसा आदि आते हैं। प्राकृतिक रबड़ के उपयोग चिकित्सा उपकरणों में, सर्जिकल दस्ताने में, विमान और कार के टायर में, पेशीफायर आदि में इसका उपयोग किया जाता है। संबद्ध क्षेत्र या एलाइड सेक्टर कौन कौन से हैं? जैसे भारत का डेयरी क्षेत्र। भारत का डेयरी क्षेत्र के सुर्खियों में क्यों रहा? हाल ही में इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 आयोजित की गई थी। इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट 2022। इससे संबंधित तथ्य, इसका पहला संस्करण 1974 में आयोजित किया गया था। यह भारत में इस तरह का दूसरी बार आयोजित किया जा रहा है। यह उद्योगपतियों, किसानों, नीति नियोजकों आदि सहित वैश्विक और भारतीय डेयरी हितधारकों का एक समूह होता है। भारत के डेयरी क्षेत्र का यह अकेली सबसे बड़ी कृषि से संबद्ध कमोडिटी है जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में 5% योगदान देती है। विश्व में गोवंशीय पशुओं की सर्वाधिक आबादी के साथ भारत दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। वैश्विक दुग्ध उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी 23% है। यह वर्षा पर 210 मिलियन टन दूध का उत्पादन करती है। भारत में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाले 5 राज्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बारे में। राष्ट्रीय डेयरी विकास की शुरुआत सोसाइटी अधिनियम 1860 के तहत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत था। बाद में संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड अधिनियम 1987 द्वारा तत्कालीन भारतीय डेयरी निगम के साथ इसका विलय कर दिया गया। इससे संदर्भ महत्वपूर्ण संस्थान राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल, हरियाणा अपना पहला शताब्दी वर्ष मना रहा है। इसी वर्ष 1923 में स्थापित किया गया था। यह शिक्षण, अनुसंधान और शिक्षा विस्तार के क्षेत्र में अग्रणी संस्थान है। साथ ही यह अनुसंधान एवं विकास संबंधी गतिविधियों पर मुख्य रूप से निम्नलिखित पर केंद्रित है। पहला, डेयरी पशुओं पर उत्पादन और प्रबंधन। दूसरा, दुग्ध प्रसंस्करण की उपयुक्त प्रौद्योगिकी और उपकरणों का नवाचार करना। तीसरा, डेयरी को एक आत्मनिर्भर और लाभदायक व्यवसाय बनाना है। इस क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण पहला डेयरी क्षेत्र में अवसंरचना के निर्माण और उसे मजबूती प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम को शुरू किया गया था। दूसरा, पशुपालकों किसानों के लिए किसान क्रेडिट। तीसरा, मोजरेला चीज के निर्माण के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को PLI योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन प्रदान किया गया है। पुराने हो चुके चिलिंग या द्रुतशील और प्रसंस्करण संयंत्रों को बदलने तथा मूल्य वर्धित उत्पादों के संयंत्र लगाने के लिए डेयरी प्रसंस्करण और संरचना विकास निधि स्थापित की गई है। मांस प्रसंस्करण क्षमता और उत्पाद विविधीकरण को बढ़ाने के लिए पशुपालन अवसंरचना विकास निधि स्थापित की गई है। अब आता है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार
मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने वर्ष 2022 के लिए राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कारों की घोषणा की है। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार पशुधन और डेयरी क्षेत्र के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कारों में से एक है। यह पशुधन और डेयरी क्षेत्र में कार्यरत सभी व्यक्तियों को मान्यता देता है और उन्हें प्रोत्साहन प्रदान करता है। इसकी 3 श्रेणियां हैं। ये पुरस्कार राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत प्रदान किए जाते हैं। इन मिशन स्वदेशी नस्ल के विकास और संरक्षण से संबंधित होता है। अब आती है संबंधित सुर्खियां। मृदा लिमिटेड, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने खाद्य प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की सहायता से कृषि कंपनी मृदा लिमिटेड का गठन किया। यह एनडीडीबी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है जो देश भर में खाद्य प्रबंधन फसल के क्षेत्र में कार्य करेगी। मृदा और खाद्य प्रबंधन के बारे में, यह एक असूचीबद्ध पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है जिसकी स्थापना 1 जुलाई 2022 को कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत की गई थी। यह डेयरी संयंत्रों के लिए खाद्य मूल्य श्रृंखला तथा बायोगैस आधारित सीएनजी और बायोगैस आधारित ऊर्जा उत्पादन संयंत्र स्थापित करती है। खाद्य प्रबंधन एक वह प्रक्रिया होती है जिसमें पशुओं का गोबर प्राप्त कर उसे संग्रहित किया जाता है, तत्पश्चात उसे उपचारित करके उपयोग में लाया जाता है। एनडीडीपी ने गोबर आधारित जैविक उत्पादों को सामान्य पहचान दिलाने के लिए शुद्धन नामक एक ट्रेडमार्क पंजीकृत किया है। अब देखते हैं खाद्य प्रसंस्करण के बारे में। भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र क्या है? खाद्य प्रसंस्करण क्या होता है? कृषि उत्पादों को खाने पीने लायक खाद्य पदार्थों में बदलने या किसी खाद्य पदार्थ का मूल्य वर्धन कर उसे दूसरे खाद्य पदार्थ में बदलने को खाद्य प्रसंस्करण कहा जाता है। मतलब कृषि उत्पादों को खाने पीने लायक बदलने, खाद्य पदार्थों में बदलने और किसी खाद्य पदार्थ को मूल्य वर्धित कर उसे दूसरे खाद्य पदार्थ में बदलने की प्रक्रिया खाद्य प्रसंस्करण कहलाती है। खाद्य प्रसंस्करण की 2 श्रेणियां होती है। एक विनिर्माण शैली प्रक्रिया होती है, एक मूल्य वर्धित प्रक्रिया। विनिर्माण प्रक्रिया, इसके तहत उत्पाद के भौतिक गुणों को खाद्य उत्पादों में रूपांतरित कर दिया जाता है जिनका वाणिज्यिक मूल्य भी होता है। और मूल्य वर्धित प्रक्रियाओं में इसके तहत निम्नलिखित प्रक्रियाएं शामिल होती हैं: उत्पाद की शेल्फ लाइफ में वृद्धि करना, उत्पाद को संरक्षित रखने वाला आवरण प्रदान करना, उत्पाद को सीधे उपभोग के लायक बनाना आदि। भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की स्थितियां दुनिया के सबसे बड़े खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों में से एक है। पिछले वर्षों में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र लगभग 11.18% की वृद्धि औसत वार्षिक वृद्धि से बढ़ा है। विश्व में मसालों के उत्पादन और निर्यात के मामले में भारत का पहला स्थान है। भारत दूध, दाल, चीनी, जूट के उत्पादन में प्रथम, फसलों और सब्जियों के उत्पादन में लिखित अनाज के उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। महत्वपूर्ण पहले में इसने मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत प्रमुख क्षेत्रों में से एक के रूप में निर्धारित करना तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन समृद्ध प्रोत्साहन योजना विकसित करना है। अब आता है कृषि विपणन और उद्यमशीलता। कृषि विपणन और उद्यमशीलता के अंतर्गत एशियन पाम ऑयल अलायंस का गठन दक्षिण एशिया में पाम ऑयल के 5 बड़े आयातक देशों के शीर्ष खाद्य तेलों के उद्योग संघ ने किया है। ये 5 देश हैं: भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल है। अन्य संबंधित तथ्य: भारत सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एसोसिएशन इसके सचिवालय का प्रबंधन करेगा। एपीओए के गठन के पीछे का मुख्य उद्देश्य सामूहिक सौदेबाजी की क्षमता को मजबूत करना और आयात को सतत बनाए रखना है। ये निम्नलिखित कार्य करेंगे: पाम ऑयल की नकारात्मक छवि को बदलने में सहायता करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि उच्च गुणवत्ता वाले किफायती और स्वस्थ वनस्पति तेल के रूप में मान्यता दिलाई जाए। पाम ऑयल के उपभोग वाले देशों के लिए आर्थिक और व्यावसायिक हितों की रक्षा करेगा, साथ ही सदस्य देशों में इसकी खपत बढ़ाएगा। इंडोनेशिया पाम ऑयल का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है और भारत दुनिया का सबसे बड़ा वनस्पति तेल आयातक है और भारत में इसकी हिस्सेदारी लगभग 15% है। इसमें पाम ऑयल का हिस्सा 8 से 9 मिलियन टन है और इंडोनेशिया भारत में पाम ऑयल का शीर्ष आपूर्तिकर्ता राज्य है। पाम ऑयल 2 किस्में एलिस गिनेसिस या एलिस ओलिफेरा दक्षिण और मध्य अमेरिका मूल की है और यह खाद्य वनस्पति तेल है। इसे ताड़ के फल के रूप में जाना जाता है तथा यह खाद्य उत्पादों और उद्योगों के रूप में प्रयोग किया जाता है और इसमें विटामिन ए और ई भरपूर मात्रा में होता है। अब आता है प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ। पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्र सहकारी डेयरी सम्मेलन 2022 के उद्घाटन समारोह के दौरान केंद्रीय कृषि एवं सहकारी मंत्री ने देश की सभी पंचायतों में पैक्स की स्थापना की है। पैक्स के बारे में: पैक्स को सहकारी समिति के रूप में पंजीकृत किया गया है। ये अपने सदस्यों की निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करती हैं: पहला, नगद या घटक वस्तु के रूप में इनपुट सुविधाएं; दूसरा, किराए पर कृषि उपकरण; तीसरा, भंडारण की सुविधा इत्यादि।
पैक्स देशों में अल्पकालिक शहरी ऋण की त्रिस्तरीय व्यवस्था में सबसे निचले स्तर पर अपनी भूमिका निभाती है। लगभग 13 करोड़ किसान इसके सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। त्रिस्तरीय व्यवस्था के अन्य दो स्तर होते हैं। राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंक और जिला स्तर पर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक आते हैं। पैक्स बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 के दायरे के बाहर है और इस कारण ये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित नहीं है। हाल ही में कैबिनेट समिति ने पैक्स की दक्षता बढ़ाने और उनके संचालन में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के उद्देश्य से पैक्स के कंप्यूटरीकरण को स्वीकृति प्रदान की है। अब आता है कोडेक्स एलिमेंट्री कमीशन। कोडेक्स एलिमेंट्री कमीशन हाल ही में कोडेक्स कमेटी ऑन स्पाइसेस एंड कलिनरी हर्ब्स ने जायफल, केसर और मिर्च, काली मिर्च या लाल शिमला मिर्च के लिए गुणवत्ता मानदंडों की सिफारिश की है। साथ ही समिति ने इन मानकों को कोडेक्स एलिमेंट्री कमीशन के पास अंतिम मंजूरी दी है। कोडेक्स एलिमेंट्री और कोडेक्स एलिमेंट्रेसिस कमीशन। कोडेक्स एलिमेंट्री अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानक दिशा निर्देश और व्यवहार आदि संहिताओं का संग्रह होता है। ये संहिताएं अंतर्राष्ट्रीय खाद्य व्यापार की सुरक्षा, गुणवत्ता और निष्पक्षता में योगदान करती हैं। ये खाद्य मानक दिशा निर्देश और संहिताएं उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की रक्षा करने और व्यापार में आने वाली बाधाओं को दूर करने में मदद करती हैं। कोडेक्स एलिमेंट्री कमीशन। कोडेक्स एलिमेंट्री कमीशन खाद्य एवं कृषि संगठन और WHO के संयुक्त मानक कार्यक्रम के कार्यान्वयन संबंधी सभी मामलों की एक उत्तरदायी निकाय होती हैं। इस आयोग की सदस्यता अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानकों में रुचि रखने वाले FAO और WHO के सभी सदस्य राष्ट्रों तथा सहयोगी सदस्यों के लिए खुली होती है। भारत इसका सदस्य है। आयोग का सत्र प्रतिवर्ष नियमित रूप से जेनेवा और रोम में बारी बारी से आयोजित किया जाता है। यह आयोग संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाओं में कार्य करता है। अब कोडेक्स कमेटी ऑन स्पाइसेस एंड culinary हब के बारे में। यह CAC के अंतर्गत एक समिति होती है जिसका उद्देश्य मसालों, खाने के इस्तेमाल में होने वाली जड़ी बूटियों के लिए विश्वव्यापी मानकों का विकास और विस्तार करना होता है। CCSCH की अध्यक्षता भारत द्वारा की जाती है। कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण अवधारणा एवं जानकारी। 11वीं कृषि संगणना 2021-22। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने 11वीं कृषि संगणना का शुभारंभ किया है। भारत की कृषि संगणना राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से वर्ष 1970-71 में आयोजित की गई थी। यह संगणना संयुक्त राष्ट्र कृषि खाद्य संगठन के वैश्विक कृषि संगणना कार्यक्रम के तहत की जाती है। यह प्रत्येक 5 वर्ष में की जाती है। ये अलग अलग संकेतकों पर जानकारी के मुख्य स्रोत होते हैं। इनके संकेतक में शामिल हैं: पहला, खेती के अधीन भूजोत की प्रकृति और उनका आकार, वर्ग के आकार पर भूजोत का विवरण तथा भूमि उपयोग संबंधी आंकड़े, काश्तबारी और फसल पैटर्न। 11वीं संगणना के दौरान पहली बार स्मार्टफोन और टैबलेट उपयोग करते हुए डेटा संग्रहण किया गया था। अब आता है ऑर्फन फसलें। ऑर्फन फसलें अपेक्षित और अल्प उपयोग वाली फसलों को ऑर्फन फसलें कहा जाता है। वे भोजन और औद्योगिक उपयोग में संपूर्ण स्पेक्ट्रम को कवर करती हैं। इसमें शामिल हैं अनाज, फसल और मेवे, सब्जी एवं दलहन फसलें, जड़ एवं कंद फसलें, तिलहन, स्टार्च व चीनी, फाइबर, लेटेक्स, कई प्रकार के रंग या डाई आदि आते हैं। कमोडिटी मार्केट आउटलुक यह विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट होती है और इसके प्रमुख निष्कर्ष निम्नलिखित है। पिछले 2 वर्षों में ऊर्जा मूल्यों में वृद्धि की है। यह बढ़ोतरी 1973 के तेल संकट के बाद सबसे बड़ी वृद्धि रही है। खाद्य वस्तुओं और उर्वरकों के लिए मूल्य वृद्धि वर्ष 2008 के बाद सर्वाधिक रही है। युद्ध के कारण वैश्विक खाद्य ईंधन की कीमतों में कम से कम 2024 के अंत तक जारी रखने की संभावना है। अब आता है नवोन्वेषी विकास के माध्यम से कृषि की सराहनीय बनाने के लिए जल विभाजक क्षेत्र का कायाकल्प। यह रिवार्ड परियोजना को ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग ने फरवरी 2022 में विश्व बैंक की सहायता से शुरू किया। इस योजना के मुख्य उद्देश्य: पहला, चयनित वाटरशेड क्षेत्रों में संसाधनों के कुशल विकास को बढ़ावा देना। दूसरा, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर मानव पूंजी में निवेश करना। तीसरा, वैज्ञानिक और तकनीकी भागीदारों में नेटवर्क विकसित करना होता है। संभावित लाभ: यह परियोजना जल संभर या जल विभाजक क्षेत्र प्रबंधन के बेहतर तौर तरीकों को अपनाने में मदद करेगी। साथ ही इससे जलवायु परिवर्तन के प्रति किसानों की सहनीयता को बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। इसके अतिरिक्त अधिक उत्पादन व बेहतर आय को बढ़ावा मिलेगा। खाद्य एवं कृषि संगठन FFBPI खाद्य वस्तुओं की एक बास्केट की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में मासिक परिवर्तन की माप प्रदर्शित करता है। इसका आधार 2014 से 2016 होता है। इसमें 5 कमोडिटी अनाज, चीनी, मांस, वनस्पति तेल, डेयरी के मूल्य सूचकांकों का औसत शामिल होता है। इस औसत में प्रत्येक समूह के औसत निर्यात हिस्से का भारांश दिया गया है। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एक विशिष्ट एजेंसी होती है जो यह विश्व में भूखमरी को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करती है। अब आता है कृषि निर्णयन समर्थन प्रणाली। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने एक निर्णय
समर्थन प्रणाली कृषि DSS विकसित कर रहा है। इस प्रणाली को अंतरिक्ष विभाग के रडार इमेजिंग, सैटेलाइट तथा विजुअलाइजेशन ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशन डेटा एंड आर्काइवल सिस्टम वेदास का उपयोग करके विकसित किया है। रीसेट फर्स्ट सुदूर संवेदन उपग्रह एक नई श्रेणी है। यह कृषि, जैव संसाधन, पर्यावरण, जल संसाधन और आपदा प्रबंधन के लिए निर्णय समर्थन प्रणाली विकसित करने के लिए उपयोगी है। वेदास मुख्य रूप से भारतीय अंतरिक्ष आधारित संवेदनों का उपयोग करके भूमि से प्राप्त जानकारी के उपयोग के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करती है। कृषि क्षेत्र में भू स्थानिक तकनीकों और संबंधित डेटाबेस का इस्तेमाल सभी हितधारकों की साक्ष्य आधारित निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि करेगा। खादी के लिए उत्कृष्टता केंद्र। खादी के लिए सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम मंत्रालय ने COE के सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑफ खादी की परिकल्पना की है। इसका उद्देश्य खादी और ग्राम उद्योग के समर्थन प्रदान करना है। इसे राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के सहयोग से विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य युवाओं वैश्विक बाजार तक पहुंच बनाना है। इसकी उत्कृष्टता केंद्र को हब एंड स्पोक मॉडल के रूप में स्थापित किया गया। इसमें दिल्ली हब और तथा बेंगलुरु, गांधीनगर, कोलकाता और शिलोंग स्पोक्स होंगे। खादी के वस्त्र की कताई और बुनाई हाथ से की जाती है। खादी मार्क विनिमय 2013 के तहत KVIC संस्थानों या लोगों को खादी मार्क टैग या लेबल जारी करता है। इसके माध्यम से खादी और खादी के उत्पादों को बेचने तथा व्यापार या उत्पादन करने की अनुमति प्रदान की जाती है। KVIC के बारे में, KVIC खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय होता है। यह भारत में खादी और ग्रामोद्योग के संबंध में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की एक शीर्ष संगठन होता है। ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन रोडमैप 2022। यह संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन ने ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन रोडमैप 2022-30 जारी किया है। यह रोडमैप मत्स्य पालन संबंधी समिति से संबंधित है। यह मत्स्य पालन समिति के संधारणीय मत्स्य पालन और जलीय कृषि के लिए घोषणा पत्र 2021 के अनुरूप है। यह FAO की एक सहायक संस्था होती है जिसकी स्थापना 1965 में की गई थी। यह एकमात्र वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी मंच है जहां FAO के सदस्य मत्स्य पालन और जलीय कृषि से संबंधित मुद्दों और चुनौतियों की समीक्षा तथा उन पर विचार करने के लिए बैठक करते हैं। अब जैविक आधार कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के तहत जैविक कृषि में संलग्न किसानों के लिए जैविक आधार शुरू करने के लिए विचार कर रहा है। यह जैविक प्रमाणीकरण प्रक्रिया के लिए किसानों की पहचान निर्धारित करने के लिए विचार आधारित है। यह व्यक्तिगत विचार और विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या पर आधारित होगा। ULPIN देश के प्रत्येक भूखंड के लिए 14 अंकों की पहचान संख्या होती है। फसल बीमा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने CS मूर्ति के नेतृत्व में 2 समितियों का गठन किया है। इन समितियों के गठन का मुख्य उद्देश्य तकनीकी आधारित फसल उपज अनुपान और मौसम संबंधी डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर के मानकीकरण तथा सुधार का कार्यान्वयन करता है। इस समिति को प्रस्तावित वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क डेटा सिस्टम के निर्माण में मदद करने का कार्य भी सौंपा गया। वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क डेटा सिस्टम के तहत पूरे देश में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन और ऑटोमेटिक रेन गेज का कार्यान्वयन किया जाएगा। अब आते हैं कृतज्ञ 3.0। कृतज्ञ 3.0 यह फसल सुधार के लिए त्वरित प्रजनन को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का एक हैकाथॉन है। इसका उद्देश्य भारत में फसल उत्पादन में समग्र सराहनीयता और लचीलापन सुनिश्चित करना होता है। यह कार्यक्रम छात्रों, संकायों, उद्यमियों, नवप्रवर्तकों तथा अन्य लोगों को फसल सुधार के लिए नवाचार को बढ़ावा देने हेतु अभिनव दृष्टिकोण और प्रौद्योगिकी समाधान प्रकाशित करने का अवसर प्रदान करता है। इस तरह की पहल से देश में प्रौद्योगिकी समक्ष समाधानों को अधिक से अधिक अपनाने को बढ़ावा मिलेगा। इसका आयोजन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और अपनी राष्ट्रीय कृषि उच्चतर शिक्षा परियोजना के तहत फसल विज्ञान प्रभाग के सहयोग से कर रहा है। अब आता है ई-नाम या राष्ट्रीय कृषि बाजार। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने ई-नाम के तहत प्लेटफॉर्म्स लॉन्च किया है। प्लेटफॉर्म्स किसानों को उनके राज्य की सीमाओं के बाहर अपनी उपज बेचने की सुविधा प्रदान करता है। इससे किसानों के कई बाजार, खरीदारों और सेवा प्रदाताओं के डिजिटल रूप में पहुंच बढ़ेगी, साथ ही व्यापार लेनदेन में पारदर्शिता भी आएगी। ई-नाम को वर्ष 2016 में लॉन्च किया गया था। यह एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल होता है। यह कृषि उत्पादों के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाने हेतु मौजूदा कृषि उत्पाद बाजार समिति मंडलियों को जोड़ता है। लघु कृषक कृषि व्यापार संघ ई-नाम को लागू करने वाली प्रमुख एजेंसी होगी तथा SFAC कृषि एवं किसान मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। अब आते हैं कृषि निवेश पोर्टल। कृषि निवेश पोर्टल
केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने एकीकृत कृषि निवेश पोर्टल का उद्घाटन किया है। यह कृषि निवेशकों के लिए एक केंद्रीकृत वन स्टॉप पोर्टल होगा। इस पोर्टल की मदद से कृषि निवेश कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में जुड़े अलग अलग विभागों का द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। कार्यान्वित कई सरकारी योजनाओं का लाभ उठा पाएंगे। इसके उद्देश्य निवेशकों को बढ़ावा देना, निवेशकों के लिए आरंभिक समर्थन प्रक्रिया को आसान बनाना है तथा कृषि में सभी उपक्षेत्रकों की क्षमता का दोहन करना है आदि होता है। निवेश और प्रोत्साहन के लिए प्रमुख क्षेत्रकों में कृषि मशीनरी, बीज उर्वरक, कृषि रसायन, परिशुद्ध कृषि, लॉजिस्टिक, भंडारण और शीत श्रृंखला आदि शामिल होती है। हमने इस सीरीज को अलग अलग टॉपिक में अलग अलग करेंट अफेयर को डिवाइड करके पढ़ाया है कि आप जब भी कोई ट्रेडिशनल टॉपिक पढ़ते हैं तो उसमें करंट अपडेट करके आप इसको पढ़ें। और भी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।